नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका परिचय बता दूंगा मैं आपको, उसके भाग क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी बता दूंगा, और साथ ही साथ उनके जो प्रकार होते हैं अलग अलग वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये सीरीज लंबी चलेगी, कम से कम 3 से 4 वीडियो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम इसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और उसकी जितनी भी विशेषताएं होती है जो मुख्यतः पूछी जा सकती है या जिनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन समय पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? सरल रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति जो होती है वे बहुभुज कहलाती है। उनमें सबसे छोटा यानी जिसमें सबसे कम से कम भुजाओं की आवश्यकता होती है वो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है। इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज कहलाती है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं। त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, त्रिभुज के भाग, अभी हमने कहा 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो इसमें भुजाएं होती है और वो कौन कौन सी होती है? 3 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 3 भुजाएं होती है। यहाँ हम इस आकृति के अंदर देख सकते हैं कि हमने रेखाखंड को नामकरण करना, पिछले वीडियोस कुछ चले हैं जो ज्यामिति के अंदर, उसमें हमने देखा है कि किसी रेखाखंड को किस प्रकार नामकरण किया जाता है, बिंदु को किस प्रकार नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जब 2 रेखाखंड मिल रहे हैं तो एक बिंदु बन रहा है, इस प्रकार यहाँ भी एक बिंदु बन रहा है, यहाँ भी एक बिंदु बन रहा है। एक रेखाखंड के दोनों सिरों को हम नामकरण देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 जो इसके शीर्ष हैं उन तीनों, या इस कह सकता हूँ इस रेखाखंड का नाम ए बी कर दिया, ए बी दोनों सिरे इसके, इस रेखाखंड का नाम बी सी कर दिया और इस रेखाखंड का नाम सी ए कर दिया। मैं ए सी भी बोल सकता हूँ रेखाखंड को, दोनों तरह सिरे की तरफ से हम रेखाखंड का नाम ले सकते हैं। अब हम करते हैं त्रिभुज का नामकरण। जब त्रिभुज के नामकरण की बात आती है तो इसे पढ़ा क्या जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा त्रिभुज, इसे पढ़ा जाएगा त्रिभुज और फिर इसके नाम लिया जाएगा त्रिभुज ABC। किसी भी एक शीर्ष या एक बिंदु से हमें प्रारंभ करना है और घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में अगले शीर्ष पर बढ़ते हुए क्रमशः हमें अंतिम बिंदु तक जाना होता है। तो अगर मैं A से इस तरफ यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चलूंगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो ABC मुझे त्रिभुज का नाम मिल जाएगा। यदि मैं घड़ी की दिशा में चलता हूं तो ACB त्रिभुज का नाम हो जाएगा। यदि मैं B से शुरुआत करता हूं और घड़ी की दिशा में चलता हूं तो BAC बन जाएगा। यदि मैं विपरीत दिशा में चलूंगा तो ये BCA हो जाएगा। इसी प्रकार मैं C से शुरुआत करते हुए CBA घड़ी की विपरीत दिशा घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में जब चलूंगा तो CAB। ये सभी नाम इसी त्रिभुज के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। बस इसके आगे त्रिभुज लिखा जाएगा या बोला जाएगा, या इस प्रकार हम इसके आगे त्रिभुज का निशान भी बना सकते हैं। इसका मतलब भी यही होगा कि ये किसी त्रिभुज का नाम है। हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 3 भुजाएं होती है और इन 3 भुजाओं का भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि AB, BC और CA, इस प्रकार से। तो क्रमशः किसी एक ही क्रम के अंदर ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रकार 3 शीर्ष हैं यहाँ पर, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। यहाँ शीर्ष इनके साथ में बोला जाएगा। शीर्ष कौन से? ये जो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों भुजाएं की जो है आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हैं या मिल रही है, वे क्या कहलाएंगे? इनकी शीर्ष कहलाएंगे। इसके बाद में जो है वो है कोण। अब इसमें भी 2 प्रकार के कोण होते हैं इनमें। एक तो होते हैं अंतःकोण और दूसरे होते हैं बाह्य कोण। अभी हमें अंतःकोण ही नजर आ रहे होंगे, बाह्य कोणों को हम भी देखते हैं किस प्रकार से होंगे वे। देखिए अंतःकोण क्या होंगे? जब 2 इसकी जो भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं के मध्य ये जो कोण बन रहे हैं ये अंतःकोण हो गए। कोण A, कोण B और कोण C। हम इनको सिंपल ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं। कोण A यानी शीर्ष A पर बना कोण, कोण B यानी शीर्ष B पर बना कोण, या कोण C यानी शीर्ष C पर बना कोण। इसी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। कोण A की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसे मैं BAC बोल सकता हूँ या CAB। याद रखिए जिस शीर्ष पर बना है वह शीर्ष हमेशा मध्य में लिखा जाता है। इसे मैं CAB भी बोल सकता हूँ कोण, या कोण BAC भी बोल सकता हूँ। इसी प्रकार ये कोण ABC भी हो सकता है और कोण CBA भी हो सकता है, लेकिन B दोनों ही बारे में क्या रहेगा? मध्य में रहेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोण B की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं इसको कोण ACB भी बोल सकता हूँ और कोण BCA भी बोल सकता हूँ। दोनों ही
स्थिति के अंदर सी मध्य में रहेगा, क्योंकि हम किस कोण की बात कर रहे हैं, जो कोण सी पर बना हुआ, शीर्ष सी पर बना हुआ जो कोण है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हो गया अंतः कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर स्थित है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, अंतः कोण कह रहे हैं। इंग्लिश में हम इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और जो बाह्य कोण है वो एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर की तरफ। अब त्रिभुज के बाहर की तरफ कोण में अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मैं किसी भुजा को एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड करने का मतलब होता है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये बीसी भुजा है, इसे मैं बिंदु सी की तरफ थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ। यदि मैंने इस प्रकार बढ़ा दिया है तो अब देखिए AC और BC के मध्य एक और कोण, जो कि इस अंदर वाले कोण का क्या है, रैखिक कोण युग्म है। मैं कोण युग्म के ऊपर भी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कोण है, ये कोण क्या हो गया, इस त्रिभुज के ही दो भुजाओं के द्वारा बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज के बाहर की ओर स्थित है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण। जब हम बात करेंगे बाह्य कोण की तो यहाँ पर हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा ताकि हम इसका नाम दे सके। तो ACD नाम लिया जा सकता है, या फिर मैं लिखूंगा मैं बाह्य कोण C। तो बाह्य कोण C का मतलब हमें पता चल जाएगा कि बिंदु C पर बना हुआ बाह्य कोण। लेकिन इस प्रकार में AC को भी इस तरह से आगे बढ़ा सकता था, तो इस और भी बाह्य कोण बन सकता था। लेकिन याद रखिएगा, जब हम बाह्य कोण बनाते हैं तो देखिए, यदि मैंने BC को एक्सटेंड कर दिया है तो अब मैं AC को एक्सटेंड करूंगा, तो BC चूंकि C की तरफ एक्सटेंड हो चुकी है, तो AC को C की तरफ एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया नहीं जाएगा। इसे कहां बढ़ाया जाएगा, A की तरफ बढ़ाया जाएगा। इस तरह ये बढ़ेगी इस तरफ, यानी कि आप या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उस हिसाब से होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, समझ लीजिए कि मैंने इसको अगर यदि एक को बढ़ा दिया होता, यदि मैंने एक पहले ऑलरेडी आगे बढ़ा दिया था, तब मैं घड़ी की दिशा में यदि चलूंगा तो अब की बार जो बारी होगी वो किसकी होगी, ये जो शीर्ष है वो इस ओर बढ़ेगा, और नेक्स्ट टाइम में ये जो शीर्ष यानी B है वो आगे की तरफ एक्सटेंड होगा, और इस प्रकार हमें जो बाह्य कोण मिलेंगे वो ये तीन होंगे। जबकि यहाँ जो मिले हैं वो हमारे पास में ये वाले तीन बाह्य कोण है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हालांकि ये दोनों ही बाह्य कोण हो सकते हैं, लेकिन जब हम बाह्य कोणों की बात करेंगे तो या तो इस प्रकार से रहेंगे या इस प्रकार से रहेंगे, यदि हम तीनों को एक साथ ले रहे हैं। बाकी प्रश्नों के अंदर आपको इस प्रकार से दे सकता है, कोणों के मान दे दिए तो ये वर्टिकली ऑपोजिट रहेंगे, दोनों ही कोण वैसे बराबर ही होते हैं, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगा तो दो रेखा एक दूसरे को काट दी गई, तो ये जो है वही कोण, इसका जितना माप रहेगा उतना ही माप इसका रहेगा। लेकिन जब हम बाह्य कोणों की बात करते हैं तो हम कितना काउंट करते हैं कि इसके तीन ही बाह्य कोण होते हैं। वो इस वजह से काउंट करते हैं क्योंकि इनके मान भी बराबर है, और इन तीनों का योग जब हम बाह्य कोणों के योगों की बात करते हैं किसी भी बहुभुज के लिए, तो वो हमेशा 360 आता है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, तो बाह्य कोण भी कितने हो गए, तीन ही इसके बाह्य कोण हो गए। जब भुजाओं को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तो तीन ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, बाह्य कोण प्राप्त होते हैं। अब इसके अलावा त्रिभुज के हम, क्योंकि यह एक समतल आकृति है, तो यह समतल को क्या करती है, तीन अलग अलग भागों में विभाजित करती है। इस त्रिभुज के अंदर का जो ये क्षेत्र है, इस त्रिभुज के अंदर का जो ये क्षेत्र है जिसे मैंने रेखांकित किया है, यह जो है यह त्रिभुज का अंतर्भाग कहलाता है। यह जो हिस्सा है यह त्रिभुज का अंतर्भाग कहलाता है, यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, यह त्रिभुज का अंतर्भाग कहलाता है। और इसके अतिरिक्त इस अंतर्भाग और उसके अलावा जिन तीन रेखाखंड से ये त्रिभुज बना है, यदि मैं इसकी, अभी देखिए इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है जिनसे ये बना हुआ है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका परिमाप कह सकते हैं या इसकी हम परिसीमा कह सकते हैं। बाउंड्री का मतलब हो गया परिसीमा, परि का मतलब चारों तरफ और सीमा यानी कि बाउंड्री। तो यानी कि ये जो चारों तरफ की इसकी बाउंड्री है, यानी ये इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ तक आया ये लंबाई प्लस ये लंबाई और ये प्लस ये लंबाई, यानी कि ये जो रेखाखंड की है ये जो है वो त्रिभुज की क्या कहलाएंगी, परिसीमा कहलाएंगी, बाउंड्री कहलाएंगी। इसके बाद में जो है वो तीसरा भाग क्या होता है, इन दोनों भाग के अलावा, यानी त्रिभुज के अंतःभाग और त्रिभुज की ये जो परिसीमा है, इसके अलावा क्या बच गया, पीछे का ये जो समतल, जिस समतल के ऊपर ये त्रिभुज बना हुआ था उसका अंतःभाग और परिसीमा को छोड़ दिया जाए तो पीछे का ये जो हिस्सा बच गया ये त्रिभुज के बाहर की तरफ स्थित है, इसलिए इसे त्रिभुज का बाह्य भाग कहा जाएगा।
तो इस प्रकार से त्रिभुज जो है किसी समतल को या कोई भी समतल आकृति जो बंद होती है वह किसी भी समतल को 3 हिस्सों के अंदर बांटती है, अंतः भाग, बाह्य भाग और एक उसकी परिसीमा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज जो है उसमें 3 भाग होते हैं, भुजाएं हो गई, शीर्ष हो गए, कोण हो गए, कोणों में भी अंतः कोण और बाह्य कोण हो गए अंतः, और ये 3 भागों में बांटता है किसी भी समतल को, वो भी हमने देख लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अंतः कोण जो होते हैं वो त्रिभुज के, मान लीजिए इसकी माप x डिग्री है, इसका माप y डिग्री है और इसका माप z डिग्री है, तो जब भी कभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किया जाता है, जब भी कभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किया जाता है तो वो सदैव 180 डिग्री आता है, यानी कि यहाँ पर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री जब किया जाएगा किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हमेशा 180 डिग्री ही रहता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको त्रिभुज के अलग अलग जो प्रकार है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।